हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ प्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज है जिसका लेक्चर नंबर 15। तो हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं कुछ बचे हुए अभ्यास प्रश्न जो थ्योरेटिकल है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे आपके लिए ले रखे हैं। 4 न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल हैं। इस पैटर्न के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे जो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नहीं है। और एक चीज़ और, आप बेटा जो एनसीईआरटी की जो बुक है अपनी 10th की, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उन सभी एग्जाम्पल्स को आपको करना है, कंपलसरी है, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रह गया है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18। इसके कई सारे पार्ट हैं। पहला है ए, बी, सी, डी और ई, यानी इसके क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल, जिनको अपने को भी देखना है, ठीक है। पहला है बेटा, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो मैंने जब विद्युत लैंप यानी विद्युत बल्ब की बात की थी तो मैंने बेटा आपको इसका आंसर भी बताया था कि जो विद्युत बल्ब है हमारा, उसमें हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। कारण भी बताया था क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होती है, यानी इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, या फिर कहूँ कि ज़्यादा ऊष्मा हो जाती है, ठीक है। इसमें ऊष्मा का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ये तप्त हो जाता है, चमकने लगता है, ठीक। और इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। इसके लिए इसमें क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है ना। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण भरा जाता है, आपको ध्यान भी होगा। और जल्दी से इसका होता भी नहीं, जैसे बाकी अगर भरेंगे तो उनका हो जाएगा। तो टंगस्टन आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है बेटा, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो दूसरा है विद्युत तापन युक्तियां, जैसे ब्रेड हो गया, टोस्टर हो गया, ब्रेड टोस्टर है ना, विद्युत इस्त्री यानी प्रेस हो गया आपका, ये शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, या मिश्र धातुओं के, ठीक। कारण, शुद्ध धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। मिश्र धातुएं जो होती हैं, एक तो विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, उनका प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है, उनके प्रतिरोधक क्षमता ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और दूसरा, उनका जो गलनांक है वो भी ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि मिश्र धातुओं के ब्रेड, टोस्टर और विद्युत इस्त्रियाँ जैसी तापन युक्तियाँ बनाई जाती है। एक तो उनका प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, दूसरा उनका गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में या घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है घरेलू विद्युत परिपथ, यानी जो हमारा घर में जो हम लाइट फिटिंग वगैरह कराते हैं, इसमें हम श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाते? देखो, एक तो श्रेणी क्रम में ना लगाने का कारण ये है कि अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, मान लो हमें एक बल्ब बंद करना होगा, तो हम कर पाएंगे? नहीं। श्रेणी क्रम में तो अगर आप मान लो पहले बल्ब को बंद करना चाहते हो तो सारे बंद हो जाएंगे, लास्ट वाले को बंद करना चाहते हो और पहला जलाना चाहते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यानी सारे उपकरण एक साथ श्रेणी क्रम में चलेंगे और सारे एक साथ बंद होंगे। दूसरा, जब एक साथ ही सारे उपकरण जुड़े हुए हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धारा कम पहुंचेगी, ठीक है। तो वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ जो भी हमारे उपकरण लगे हुए हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तीसरा भी हो चुका है अपना। अगला है डी, है ना, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो R प्रोपोर्शनल 1/A। अगर किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटता है, यानी तार जितना मोटा होगा उतना ही उस तार का प्रतिरोध कम होता है। विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये विद्युत के बहुत अच्छे चालक हैं, इनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ठीक है। तो ये अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं ये बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं अपन कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे उनको करते हैं, ठीक। ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिए, इस पैटर्न के न्यूमेरिकल बेटा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है कि एक 100 वाट के बल्ब का
प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी पहला हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नंबर 1 ऐसा ले लो आप। तो यहां पे शक्ति कितनी है भाई, 100 वाट है ना। ओके, प्रतिदिन 10 घंटे, टाइम कितना है, 10 आवर है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपए प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा के खर्च की गणना कीजिए। ठीक, तो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा के खर्च की गणना, अब ध्यान से समझना, एक दिन में विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी वो निकाल लेते हैं। एक दिन में खर्च विद्युत ऊर्जा W बराबर P इंटू टी, 100 इंटू 10, तो 1000 वाट आवर हो गया। क्लियर। अब आ जाओ 30 दिन में, 30 दिन में खर्च विद्युत ऊर्जा, तो 30 दिन में विद्युत, भाई एक दिन की ये है तो क्या करेंगे भाई, एक दिन की जो ऊर्जा का 30 गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये आपका वाट आवर में है ये, तो कितना हो गया, 30,000 वाट आवर। इसको किलोवाट में बदल लो, किलोवाट में बदलेंगे तो ये जो 3 जीरो है वो चले जाएंगे, 30 किलोवाट आवर घंटा। ठीक, तो ये हो गई हमारी 30 दिन में खर्च ऊर्जा, यानी 30 दिन में जो खर्च ऊर्जा है वो इतनी है, चाहे आप इसको यूनिट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, यूनिट, यानी 30 यूनिट 30 दिन में, यानी 1 यूनिट हमारा कितना दिन पर डे खत्म हो रहा है, तो 30 यूनिट हो गए भाई हमारे 1 महीने में, और 1 यूनिट का रुपए कितना देना पड़ रहा है, 4 रुपए। तो विद्युत खर्च कितना हो जाएगा भाई, विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपए है तो कितना खर्चा आएगा भाई, विद्युत खर्च 30 इंटू 4, 4 तिया 12, यानी 120 RS, 120 रुपए का हमारा खर्चा आएगा। क्लियर बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसा एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अभी यहाँ पे तो केवल एक ही चीज़ है, आपको कई सारे एपरेटस यानी उपकरण दे सकता है। ठीक है, कई सारे संधारित्र या कुछ भी चीज़ें वहाँ पे लिखेगा कि भाई ये चीज़ें उपकरण चल रहे हैं और इतने इतने घंटे चलते हैं। अब 1 महीने में कितना अपने को रुपया व्यय देने पड़ेगा, यानी बिजली बिल भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए है, ये ध्यान रखना। विद्युत खर्च वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक, अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 100 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, 100 वाट 220 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कुल लाके ऐसे मान के चलो, कोई परिपथ है, ठीक है, और बल्ब ऐसे अपने को लगाने हैं, जैसे ऐसे तरह से बना लेते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, इस तरह से आगे भी बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, वो अपने को पता करना है। और यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, कितने का, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। तो इसमें अपन कितने बल्ब जोड़ें कि ये जो परिपथ है सुचारू रूप से चलता रहे, जिनका इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग हम कर सके। तो देखो, सबसे पहले जो हमें दे रखा है घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो इसका मतलब यह, अगर इस जो परिपथ आपको दिख रहा है ये तार, अगर इस तार में धारा 5 एम्पियर तक यूज की जाएगी बल्बों के द्वारा, ठीक है, जितने भी बल्ब 5 एम्पियर धारा यूज करेंगे तो ठीक है। अगर धारा 5 एम्पियर से ज़्यादा हुई तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं, ये जो हमें दे रखे हैं बल्ब 100 वाट का है, 220 वोल्ट इसको मिल रहा है लेगा, ठीक है।
तो इस कितनी धारा एक बल्ब ले रहा है, तो एक बल्ब द्वारा या एक बल्ब में धारा है ना, एक बल्ब में धारा, एक बल्ब धारा आपकी I बराबर हो जाएगी, देखो P बराबर आपको होगा पता होगा क्या होता है बेटा, VI, तो I बराबर P अपॉन V, ओके, ये आपका फॉर्मूला हो जाए। अब I की वैल्यू अपने को आसानी से मिल जाएगी, P का मान कितना है 100 वाट, B का है 220, 0 से 0 10/22 यानी 5 बट्टा आ गया 11। तो I जो है एक बल्ब के द्वारा या एक बल्ब में जो धारा यूज करेगा, जो धारा वो होगी कितनी 5/11 एम्पियर, ठीक है। तो बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या क्या हो जाएगी कि तार में कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है, फ्यूज कितने का है 5, तो 5 एम्पियर। अब भाई 5 एम्पियर धारा ले, जितने बल्ब इसमें अपन जोड़ेंगे वो कितना लोड डालें इस फ्यूज पे 5 एम्पियर तक, तब तो ठीक है। तो इसका मतलब 5 एम्पियर धारा कुल रहेगी। अब 5 एम्पियर, एक बल्ब कितना ले रहा है 5/11, तो अगर हम इसका 5 एम्पियर में भाग दे दें तो अपने को बल्बों की संख्या मिल जाएगी। तो मैं यहां लिखूंगा 5/11, ठीक। अब देखते हैं भाई क्या होता है, 5/11 है, 11 ऊपर चला जाएगा, 5 × 11/5, तो कुल मिला के कितने बल्ब आ गए 11 हमारे बल्ब हो गए। क्लियर बेटा। तो 11 बल्ब अगर हम जोड़ते हैं तो धारा कितने की 5 एम्पियर की धारा इसमें बहती रहेगी और ये परिपथ अपना सुरक्षित रहेगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो अगला क्वेश्चन आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के बेटा कई सारे मेथड होते हैं करने के, ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एक सरल से सरल मेथड द्वारा आपको क्वेश्चन को बताया जा सके। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 ओम का प्रतिरोधक है, यानी R बराबर आपको दे रखा है 4 ओम इसमें, और ऊष्मा जो है H बराबर आपको दे रखी है 100 जूल। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेटा ऐसा कुछ फॉर्मूला आप याद करो जो H भी आता हो, जिसमें ये सब आता हो, तो वो है V²/R, ठीक। और यहां पे आ जाएगा T, V²/R × T, क्योंकि H बराबर एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा जूल के तापन नियम वाला, I²R/T, और I बराबर आप सबको पता होगा V/ क्या होता है R। अगर यहां पे आप रखोगे तो यही वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा T क्या है, T हमने इस फॉर्मूले में तो प्रति सेकंड है, तो T का मान बेटा यहां पे दे रखा है 1 सेकंड, ओके। अब अपने को निकालना क्या है V, तो V² बराबर हो जाएगा HR/T। H की वैल्यू 100 जूल, R का मान 4, इसका मान 1, तो V² बराबर हो गया बेटा 400, ठीक है। अब V बराबर कितना हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा और ये होगा 20 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रतिरोधों को जोड़ रखा है। अब मैंने यहां पे कोई भी प्रतिरोध नहीं लिखा है, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि यहां पे हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। कभी क्या होता है सेम वैल्यू दे देता है, कभी अलग वैल्यू दे देता है, तो अपने को पैटर्न समझना है कि इस क्वेश्चन को करना किस तरह से है। मान के चलो यहां पे दे दिया 3 ओम और यहां भी 3 ओम और यहां भी 3 ओम, और ज्यादातर इसमें सेम वैल्यू देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो, ठीक। अब A और B के बीच का इसमें प्रतिरोध पूछा है। इस डायग्राम को पहले बनाने की कोशिश करते हैं। ये त्रिभुज देख के बच्चे डर जाते हैं। अब देखो इस डायग्राम को मैं इस तरीके से बना दूं,
ये, और यहां पे मैं लिख दूं ए और ये हो जाए वी, क्योंकि ए वी ये देखो, और ये जो आ रहा है ये हमारा सी है, लेकिन सी तो हमसे पूछा ही नहीं है, ये तो पूछा नहीं ना हमसे, तो ए बी पूछा है। तो हमें किस पे फोकस करना है, इस पे। तो यहां पे 3 ओम है, यहां 3 ओम है और यहां 3। तो इसको पहले सॉल्व करो आप। मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो RS बराबर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 यानी 3 प्लस 3 यानी 6 ओम। क्लियर। तो ये जो आ गया वो RS आ गया। अब ये और ये किस क्रम में है, पैरेलल क्रम में है, ठीक है, समांतर। तो समांतर के लिए RP लगा लेंगे, तो 1/RS 1/R3। तो RS की वैल्यू 6 है और R3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। अब यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, 6। यहां पे क्या रहेगा, 1। अब सिंपल सी बात है, 3 का कितने बार जा रहा है 6 में, 2 बार, तो यहां पे ये, तो 3/6, तो 1/2। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/2, यानी RP इक्वल हो जाएगा 2 ओम। तो AV के बीच का जो प्रतिरोध होगा बेटा वो कितना होगा, 2 ओम होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 12। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वो चैप्टर जो बेटा 7 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, उसमें विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चुंबक के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।